are talking about the techniques through which you can get 33% marks. हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है? We are अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। AR एजुकेटर के प्लेटफॉर्म से प्रोफेसर मंजूर इलाही आपसे मुखातिब है। एक गवर्नमेंट कॉलेज में मैं एज अ लेक्चरर काम कर रहा हूँ और करियर में मैंने देखा है मोर देन 25 इयर्स जो है वो मेरा टीचिंग करियर है। इसमें मैंने देखा है कि इंग्लिश बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हम कुछ इस तरह आपकी रहनुमाई करें कि पहला मरहला जो है कि हम पेपर को जो है वो कैसे हमने पास करना है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम पेपर की सप्ली से बच सकें। ठीक है जी। तो अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम लें, बच्चे ज़्यादा डरते हैं इंग्लिश का नाम सुनते ही, जो है वो स्पेशली आर्ट्स के बच्चों को और कॉमर्स के बच्चों को तो पसीने छूट जाते हैं कि ये पता नहीं कौन सा अजाब हम पे नाजिल होने वाला है। और साइंसेस के बच्चे भी कुछ हैं जो इंग्लिश से बहुत डरते हैं, क्योंकि इसका खौफ हमारे दिलों में बिठा दिया जाता है। हमें बता दिया जाता है कि इंग्लिश एक बड़ा मुश्किल मजमून है और असातिज़ा का जो खौफ होता है वो बच्चों में मुंतकिल होता है। अक्सर असातिज़ा जो है वो एनकरेज करने की बजाय, वो हौसला अफजाई करने की बजाय वो डिस्करेज करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो पेपर में पास होने की नीयत से नहीं बैठते। बहुत सारे बच्चों ने तो ये सोचा होता है चलें बाकी सारे पेपर्स पास कर लेंगे, इंग्लिश में सप्ली आ जाएगी तो वो सप्ली में कर लेंगे। हालांकि इंग्लिश पास करना पेपर इतना ही आसान है जैसे ABC, यानी आप जैसे ABC सीख सकते हैं वैसे ही कुछ टेक्निक्स हैं जिनको अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आप पेपर में पास हो सकते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो इसी चीज़ के बारे में है कि आप पेपर को पास कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि हमने A+ ग्रेड कैसे लेना है इंग्लिश में, और उससे नेक्स्ट स्टेप में है कि हमने 95-96% मार्क्स जो है वो किस तरह लेने हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ पेपर चेकर, एज एन हेड एग्ज़ामिनर भी काम किया है मैंने और सब एग्ज़ामिनर के तौर पे भी काम किया है। तो मैंने देखा है कि जो टीचर है वो पास करने के लिए तैयार है। बोर्ड जो है वो बाकायदा इंस्ट्रक्ट करता है कि आपने बच्चे का जो पेपर है वो सिंपैथेटिकली चेक करना है, उसको फेल। बोर्ड की बिल्कुल पॉलिसी नहीं होती कि बच्चा फेल हो। अमूमन ये लोग सोचते हैं, स्टूडेंट्स ये भी सोचते होंगे कि बोर्ड ये चाहता है फेल हो, सप्ली के पैसे आए बोर्ड के पास। बोर्ड की बाकायदा इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर किसी ने 28 मार्क्स ले लिए हैं तो उसको रिकंसिडर करें उसका पेपर और उसको पास कर दें। यानी रिकंसिडर करने का मतलब क्या है कि दोबारा उसे चेक करें और अगर हो सकता है तो उसको पास कर दें। और जो एग्ज़ामिनर है, सब एग्ज़ामिनर है, वो भी इसी नीयत से पेपर मार्क करता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास करने हैं। देखिए फेल करने में टीचर को क्या मिलेगा? या तो अगर ये बोर्ड कहे कि जनाब जितने ज़्यादा फेल करेंगे आपको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और टीचर एक हमदर्द शख्स होता है, वो एक जालिम शख्स नहीं होता। वो ये उसके माइंड में ये होता है कि बच्चों ने मेहनत की है, बच्चों के वालिदैन ने बड़ी मुश्किल फ़ीसें जमा करवाई हैं। लिहाजा देखिए जो एग्ज़ामिनर है वो भी पास करने की नीयत से पेपर मार्क कर रहा है, और जो हेड एग्ज़ामिनर है वो भी बाकायदा इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपने सिंपैथेटिकली, हमदर्दी के साथ पेपर देखना है, बच्चे को फेल नहीं करना है, यानी कोशिश करनी है कि फेल ना हो। अब अगर बच्चा इस बात पे तैयार ही नहीं है पास होने के लिए, तो वहाँ पे आके एग्ज़ामिनर के हाथ बंद जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। सो टुडे वी विल डिस्कस सम टेक्निक्स that will help you a lot in your examination center, in your paper. So if you
take up those techniques, you will be able to get at least pass marks. Okay, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, अगर हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखें तो मैं सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव के हवाले से आज बात करता हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप। सो नॉर्मली आपको बताया जाता है इट कंटेन्स 20 मार्क्स। 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप, इट हैज़ 20 मार्क्स। ओके, तो अगर आप देखिए ये 20 मार्क्स नहीं है, आपके इंग्लिश के पेपर में जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स बनते हैं वो 26 मार्क्स बनते हैं। किस तरह 26 मार्क्स? इस तरह है, ऑब्जेक्टिव वो है जिसमें एग्जामिनर किसी भी तौर पे आपके मार्क्स अपनी मर्जी से नहीं काट सकता है। वो जिस मर्जी मूड में पेपर चेक करें, चाहे वो टेंस मूड में है, चाहे वो रिलैक्स मूड में है, चाहे किसी भी हवाले से वो पेपर मार्क करे। तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन वो पोर्शन है आपका जिसमें आपके मार्क्स कम नहीं हो सकते। इन एनी केस आपको वो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब आपने अब तक तो देखा है जी 20 मार्क्स होते हैं, जबकि मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आप इसमें 6 मार्क्स जो है वो और ऐड करें, आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो 26 मार्क्स। ये कैसे बनेंगे कि अगर आप 26 मार्क्स तो आप ले सकते हैं किसी भी तौर पर, इनमें से एक नंबर भी नहीं कम हो सकता अगर आप थोड़ी सी एफर्ट कर लें। 20 मार्क्स को तो आप जानते हैं कि किस तरह आते हैं, 20 मार्क्स जो है वो किस तरह बनते हैं। ये अक्सर बच्चे इससे वाकिफ़ हैं कि 20 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव में कैसे होते हैं। देखिए 10 मार्क्स जो हैं वो हमारे 10 मार्क्स ये होते हैं हमारे सिनोनिम। ठीक है, सिमिलर मीनिंग्स जो होते हैं 10 मार्क्स। देन आपके 5 मार्क्स जो हैं, 5 मार्क्स होते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज। 10 मार्क्स हो गए सिनोनिम्स के, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स। आपको एक अंडरलाइन वर्ड दिया जाता है और जिसके 4 मीनिंग्स दिए जाते हैं और आपने क्या करना होता है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। उसके बाद आपकी जो टेक्स्ट है बुक 1 और बुक 3, उसमें से टेक्सुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन पर 5 मार्क्स के आपकी ऑब्जेक्टिव होती है, एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद आपके 5 मार्क्स होते हैं करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। ठीक है, ये ग्रामर का पोर्शन है और ये जो आपका है ये समझ लें ये बुक का पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये ग्रामर का पोर्शन है। जो 5 मार्क्स है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, ये हो गए 20 मार्क्स। अब ये जो 6 मार्क्स हैं, ये 6 मार्क्स मैंने कैसे कह दिया कि ये आपके ऑब्जेक्टिव है। अब आप देखिए आपके पेपर में एक क्वेश्चन होता है जिसमें चॉइस होती है लेटर और एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन जो है, तो लेटर और एप्लीकेशन आप इसमें से कुछ भी अटेम्प्ट करें। अगर आप एप्लीकेशन भी अटेम्प्ट करते हैं तो आप देखिए उसके स्ट्रक्चर के 4 मार्क्स हैं जो एग्जामिनर इन एनी केस आपको देगा ही देगा अगर आपने स्ट्रक्चर ठीक लिख दिया। अगर आपने एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर ठीक लिख दिया है तो 4 मार्क्स तो आपके इन एनी केस आएंगे ही आएंगे, वो कभी भी नहीं ख़त्म हो सकते। अगर आप उसमें कुछ ना कुछ रेलिवेंट लिख दें, यानी इससे खाली स्ट्रक्चर लिख के नहीं छोड़ देना। स्ट्रक्चर के साथ जब आप कुछ ना कुछ रेलिवेंट लिख देंगे तो आपके जो मार्क्स हैं 4 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो बाकी यानी अब आप देखिए 4 मार्क्स कहाँ से आ गए, 4 मार्क्स हमारे बनते हैं
स्ट्रक्चर ऑफ ईदर लेटर और एप्लीकेशन। ओके, इसका स्ट्रक्चर भी मैं अभी आपको बना के बताता हूँ कि आपको किस तरह लिखना है अगर आप ये 4 मार्क्स चाहते हैं कि आपको इन एनी केस ये 4 मार्क्स मिलें। अभी हम डिस्कस कर लें जो बाकी के 2 मार्क्स है वो कहाँ से आते हैं। ठीक है जी, वो जो हमारा रेफरेंस होता है क्वेश्चन नंबर 7 में, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, बुक 3 का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें आप देखिए कि 2 मार्क्स आपके उस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आपने जो पोइट नेम है, पोइट्स नेम वो, और जो पोइम का नाम है, पोइम का अगर आप नाम लिखते हैं और पोइट का नाम लिखते हैं तो 2 मार्क्स ही हो गए। तो ये देखिए, ना तो ये 4 मार्क्स किसी भी तरह आपके ख़त्म हो सकते हैं, ना ये 2 मार्क्स ख़त्म हो सकते हैं अगर आप सिर्फ रेफरेंसेस ही याद कर लेते हैं। यानी आपको पता है कि जनाब इतनी पोइम्स हैं और अभी आप लोगों का शॉर्ट सिलेबस है ALP के मुताबिक, तो आपकी 10-11 पोइम्स हैं टोटल। तो उनके पोइट्स के नाम और उनके जो टाइटल हैं, टाइटल ऑफ द पोइम एंड नेम ऑफ द पोइट। तो इसमें आप देखिए आपके कितने मार्क्स बने, यू हैव 26 मार्क्स। और इनमें जो ईजीएस्ट है ये आपके 4 मार्क्स एंड दीज 2, ये ईजीएस्ट है, ईजीएस्ट वे से आप ये मार्क्स ले सकते हैं। इसमें के लिए आपको कोई ज़्यादा जो है वो एफर्ट भी पुट नहीं करना पड़ती है। तो उसके बाद ये जो 5 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स अगर आप सिर्फ 5 ईयर पेपर्स की ऑब्जेक्टिव जो है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, 5 ईयर पेपर्स के अगर आप करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये 5 का जो स्कोर है उसको हिट कर सकते हैं। अब आप देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निक्स थ्रू विच यू कैन गेट 33% मार्क्स। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, वी आर स्ट्राइविंग फॉर 33% मार्क्स, पास मार्क्स। बाकी जो बातें हैं वो बाद की हैं। सो आप देखिए कि 26 में से अगर आप हाफ मार्क्स भी ले लेते हैं, 13 मार्क्स, then you will just need 20 marks। ओके, तो ये इनमें से कोई भी एवरेज बच्चा जो है, एवरेज बच्चा है या बिलो एवरेज बच्चा है जो बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं है, वो भी इसमें से 26 में से जो है वो 15 प्लस में मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। सिर्फ आपने ध्यान से पढ़ना होता है। और मैंने आपको बताया कि जस्ट 10 पॉइंट्स हैं, उनके आप रेफरेंसेस कर लें तो आपके ये 2 मार्क्स तो श्योर हैं। उसके बाद अगर आप एक स्ट्रक्चर आपने करना है, अगर आप उसकी 5 टाइम्स 6 टाइम 10 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेते हैं उस स्ट्रक्चर की, तो उसमें भी आपके मार्क्स किसी सूरत में जो है वो नहीं डिडक्ट होते। तो ये मार्क्स लेना तो कहीं किसी तौर पर भी मुश्किल नहीं है। फिर आप देखिए कि अगर जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में चंद लाइंस ऐसी होती हैं जो आप हर एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन। जो आपका रेलिवेंट मटेरियल है पर्टिकुलर टू दैट गिवन एप्लीकेशन विच इज़ देयर इन योर क्वेश्चन पेपर, वो क्या होगा, वो अगर आप 1 to 2 लाइन्स लिख देते हैं और वो बच्चा जो है जितना भी एवरेज हो और बिलो एवरेज भी हो, उसमें से आधी स्टेटमेंट तो आपके पेपर में लिखी होती है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द ग्रांट ऑफ फुल फी कंसेशन, फॉर फुल फी कंसेशन। तो आप देखिए कि फुल फी कंसेशन के वर्ड्स उसके अंदर ही मौजूद हैं, ग्रांट ऑफ फुल फी कंसेशन। तो आपने जो लिखना है उसमें अगर एक लाइन भी आप ये रेलिवेंट लिख देते हैं कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल से कि वो आपको फुल फी कंसेशन कर दें, तो इसका मतलब है कि आपकी वो चीज़ रेलिवेंट मानी जाएगी। और फिर ये 4 मार्क्स भी आपके आ जाएंगे और इसके साथ 1 या 2 नंबर और भी मिलके 6 मार्क्स आपके इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे आर्ट्स के पेपर जब हम मार्क कर रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस एप्लीकेशन या लेटर के क्वेश्चन की वजह से पास हो जाते हैं। यानी मतलब उन्होंने मार्जिन यहाँ से निकल आता है, वो 5, 6, 7, 8 तक नंबर इसमें ले जाते हैं
और बाकी कहीं से थोड़े थोड़े मार्क्स लेके तो वो इजीली जो है वो इसको क्लियर कर जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, इसमें हमने 26 मार्क्स के बारे में बात की। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसका ये जो पार्ट है पोर्शन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट होता है। ओके, 10 मार्क्स सिनोनिम्स, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग। वन वर्ड इज गिवन और द वर्ड इज अंडरलाइंड। you have to choose the correct meaning of that word from the given 4 options। तो आप उन 4 गिवन ऑप्शंस में से इसको, तो अगर आपने सिर्फ सिलेबस एक दफ़ा ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आपके वो 10 में से 3-4 तो स्ट्राइकिंगली आपको आ जाते हैं। अगर आप सिर्फ रीडिंग नोट्स ही पढ़ लेते हैं, बुक 1 के जो रीडिंग नोट्स हैं अगर आप वही पढ़ लेते हैं तो वैसे ही आपके जो है वो 10 में से 2 to 3 मार्क्स आप वैसे ही ले जाते हैं। और रीडिंग नोट्स में कितने वर्ड्स होंगे मैक्सिमम? आपकी पूरी बुक में जस्ट अबाउट 100 और 100+ वर्ड्स। तो अगर आप सिर्फ उन वर्ड्स को देख लेते हैं और उनमें से भी रीडिंग नोट्स में से भी मोर देन हाफ वर्ड्स ऐसे हैं जो आ ही नहीं सकते, यानी अगर वो 100 वर्ड्स हैं तो आपको उसमें से याद कितने करने हैं जिनके आपको सिनोनिम्स देखने हैं, वो राउंड अबाउट 50 वर्ड्स हैं। तो जब आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को करते हैं तो तब आपके लिए चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। जब आप हैज़र्डली करते हैं, विदाउट एनी सिस्टम करते हैं, तो फिर चीज़ें आपके लिए मुश्किल होती हैं और मुश्किल आप खुद बनाते हैं चीज़ों को। ठीक है, मैंने तो आपको बताया है कि बोर्ड भी ये चाहता है कि आपके लिए आसानी हो, आपके टीचर्स ये चाहते हैं कि आपके लिए सहूलत हो, आपके जो एग्जामिनर्स हैं वो भी इसी माइंड से आपका पेपर मार्क कर रहे होते हैं कि आपको सप्ली की जहमत से बचाया जा सके। अब एक बंदा जो एट स्टेक है, जो एट रिस्क है, वही बंदा अगर उसके लिए प्रॉपर एफर्ट ना करे तो ये उसकी अपने साथ ज़्यादती है। ठीक है, तो अभी ये फर्स्ट लेक्चर जो हमारा, इसमें हमने कुछ टेक्निक्स डिस्कस की हैं। इन द अपकमिंग टाइम्स, अपकमिंग वीडियोस हम और बातों को डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे हम कि बच्चों का जो खौफ है, हम ये चाहते हैं AR एजुकेटर के प्लेटफॉर्म से कि बच्चों का जो फियर अबाउट पेपर है, स्पेशली पेपर ऑफ इंग्लिश, हम उसको टैकल करना बच्चों को सिखाएं और उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो इस प्रेशर से बाहर निकल सकें और वो आराम से और सहूलत के साथ अपने पेपर को कर सकें। शुक्रिया।